नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे चर्चित और संवेदनशील विषयों में से एक, आरक्षण। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर दशकों से बहस होती रही है। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा माध्यम मानते हैं, तो कुछ लोग इसमें सुधार की आवश्यकता बताते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1947 में आजादी के बाद से लेकर 2026 तक आरक्षण का पूरा इतिहास क्या रहा, कब कौन सा बड़ा फैसला हुआ और किन किन मुद्दों ने पूरे देश का ध्यान खींचा। सबसे पहले चलते हैं साल 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के समय देश में सामाजिक असमानता बहुत गहरी थी। समाज के कई वर्ग सदियों से शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य अवसरों से वंचित रहे थे। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने सामाजिक न्याय को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया। अब बात करते हैं 26 जनवरी 1950 की। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीति में विशेष प्रावधान किए गए। उद्देश्य था कि जिन समुदायों को लंबे समय तक बराबरी के अवसर नहीं मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके बाद आया 1951। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार और स्पष्ट किया गया। इससे शिक्षा में आरक्षण संबंधी नीतियों का रास्ता मजबूत हुआ। अब आते हैं 1953 पर। केंद्र सरकार ने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, जिसे काका कालेलकर आयोग कहा गया। आयोग ने कई सुझाव दिए, लेकिन उस समय उन्हें लागू नहीं किया गया। अब कहानी पहुंचती है 1979 में। जनता पार्टी की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, इसलिए इसे मंडल आयोग कहा गया। मंडल आयोग ने देश भर का अध्ययन किया और सिफारिश की कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। इसके बाद आया वह साल जिसने पूरे देश में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव देखा, 1990। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इसके बाद देश के कई हिस्सों में समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिले। यह भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। अब बात करते हैं 1992 की। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया। अदालत ने ओबीसी आरक्षण को वैध माना, लेकिन साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी तय किए। पहला, कुल आरक्षण सामान्य परिस्थितियों में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, ओबीसी में आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक संपन्न वर्ग, जिसे क्रीमी लेयर कहा जाता है, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद 1995 में संविधान संशोधन के जरिए एससी और एसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े प्रावधान किए गए। अब आते हैं 2006 पर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इस फैसले पर भी देश भर में काफी चर्चा हुई। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा और क्रीमी लेयर के सिद्धांत को फिर से महत्वपूर्ण बताया। अब बात करते हैं 2019 की। इस वर्ष संविधान का 130वां संशोधन पारित हुआ। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह पहली बार था जब केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। फिर आया 2022। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक माना और इसे जारी रखने की अनुमति दी। अब बात करते हैं महिला आरक्षण की। कई वर्षों की चर्चा के बाद 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसका लागू होना परिसीमन और संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर है। अब आते हैं 2024 से 2026 तक। इन वर्षों में भी
आरक्षण को लेकर बहस जारी रही। कई राज्यों में अलग-अलग समुदायों ने आरक्षण की मांग की। क्रीमी लेयर, जातीय जनगणना, 50% सीमा और विभिन्न राज्यों की आरक्षण नीतियां लगातार चर्चा का विषय बनी रहीं। कई मामलों में अदालतों और सरकारों के फैसलों ने नीतियों को प्रभावित किया। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या आरक्षण हमेशा के लिए है? राजनीतिक प्रतिनिधित्व SC/ST के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षित सीटें की व्यवस्था संविधान संशोधनों के माध्यम से समय समय पर बढ़ाई जाती रही है। वहीं शिक्षा और सरकारी नौकरियों